हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत के भूगोल की अगली क्लास में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे टाइम जोन से लेकर। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे टाइम जोन से संबंधित, जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया है पूर्व परीक्षा में। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम या गोल्ड मीन टाइम। देखिए कितना सरल सा ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया है जीएमटी से। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो बहुत कम ध्यान यहाँ पे देते हैं। तो जीएमटी का पूर्ण रूप देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने। तो यहाँ से एक अंदाजा आप लगा लीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीनविच मीन टाइम होगा यहाँ पे। चलिए इसकी अब हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे। जैसा कि हमने अपने इसमें वादा किया है, विस्तृत व्याख्या सहित विश्लेषण यहाँ पे हम कराते हैं पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का। चलिए, जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा प्रश्न बने हैं भारत के भूगोल से, उसमें ये आज अंतिम क्लास होने वाली है। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के एग्जाम को लेकर और जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन नामक मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यामुत्र को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। कितने को? 82.5 डिग्री पूर्वी यामुत्र को मध्याह्न रेखा माना जाता है भारत में, ठीक है। और यह 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि हमारा मानक समय जो है वो ग्रीनविच मानक समय से कितने? 5.5 घंटे आगे है। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न इसी पर बेस है कि भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच माध्य समय है जीएमटी, वो कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत की मानक रेखा जो है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्व है, याद रखेंगे। 82.5 डिग्री, 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, ठीक है। और ये 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। तो यहाँ पे बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? बताना है, ये प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 12, 30 या 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 टाइम जोनों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको कि विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम में मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। कितने अंतराल पर? 1 घंटे के आधार अंतराल पर। और ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियम या शून्य देशांतर कहते हैं। और इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे पहले हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इंडियन हिस्ट्री हुआ, भारतीय इतिहास हुआ, इससे जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा प्रश्न बने हैं पूर्व परीक्षाओं में, वो सभी हम अपने इस चैनल पर करा चुके हैं। तो जो भी भाई बहन नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी सिक्वेंस वाइज। तो आप एक एक क्लासेस वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हमने बनाई हैं, 15 से 20-20 मिनट की क्लासेस हैं। वहाँ से आप आसानी से उन चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 70+ नंबर का जो टारगेट है हम लेके चले हैं। और यहीं से आपको देखना, यहीं से 70+ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस में जो जो पूरा सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का, उस सभी को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं उस सिलेबस से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा,
उन सभी को मैं यहाँ पे कराऊंगा एक-एक करके, ठीक है? और भारत का भूगोल यहाँ पे, विश्व का भूगोल भी मैंने यहाँ पे करा दिया है और भारत का भूगोल ये आज अंतिम क्लास है, ठीक है? इससे पहले मैं 4 क्लासेस करा चुका हूँ भारत के भूगोल की, वो भी आप देख सकते हैं। फिर अगली समय जो है, फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ हम क्लासेस को शुरू करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, के अति समीपस्थ कोई शहर स्थित है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। याद रखेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है? अति समस्त कोई शहर मध्य प्रदेश में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन से हैं? ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए, भोपाल जो है आपका शहर मध्य प्रदेश का, वो सबसे निकट है कर्क रेखा के, ठीक है? भोपाल जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य का, वो सबसे निकट है कर्क रेखा के, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, तो और ये 23 डिग्री 18 मिनट यहाँ पे है, तो सबसे निकट ये है। उसके बाद जबलपुर हुआ, तो ये भी मध्य प्रदेश का है और उसके बाद उज्जैन हुआ, ये भी मध्य प्रदेश का है और इसी तरह रांची हुआ झारखंड का, गांधीनगर शहर हुआ गुजरात का, आइजोल हुआ मिजोरम का, ये यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इन पे भी एक बार दृष्टि आप डाल लें। चलिए ठीक है, तो अतः यह स्पष्ट है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा के सापेक्ष मध्य प्रदेश का भोपाल, जो कि 23 डिग्री 18 मिनट के अक्षांश विस्तार पर अवस्थित है, ठीक है? ये यहाँ पे बताया गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, असम, झारखंड, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें देखिए आपका गुजरात भी आता है, झारखंड भी आता है, मिजोरम भी आता है, ठीक है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है? ऑप्शन सी होगा। असम से ये होकर नहीं गुजरती, ठीक है? याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य कौन-कौन से हैं? गुजरात, याद कर लेना इनको दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए गुजरात से आठों के 8 नाम याद कर लीजिएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है? याद कर लेना अच्छे से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों में इसके माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन-सा राज्य पाँचों में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? देखिए, ये प्रश्न आपका ग्राम विकास अधिकारी अधिकारी में पूछा गया 2018 की शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। भारतीय मानक समय आईएसटी की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई, ये ध्यान रखना, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रयागराज के निकट जो है नैनी जगह है, वहां से होकर गुजरती है और 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय माना गया है। देखिए ये भी हमने बता चुके हैं, ठीक है? चलिए, मेरिडियन पर पड़ने वाले 5 राज्यों के नाम यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, क्या हैं? कि उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और उड़ीसा हुआ, ठीक है? ये है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन-सा है? तो ये भी हम यहाँ पे बता चुके हैं ऊपर, 82.5, ठीक है? 82.5 ईस्ट पूर्वी देशांतर है, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास से। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रूड या अशोधित जन्म दर, ठीक है? क्रूड या देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर किसी
जो इक्वल टू होती है वो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष की मध्य जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण या पानी की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पानी की उपलब्धता। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 से फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत कम समय में दोस्तों हम बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ पे करते हैं बिना किसी फालतू की बात किए दोस्तों, इसलिए बस आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, मृत्यु, प्रिवेशन या जन्म। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो रुग्णता ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन को प्रवसन, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, मृत्यु तथा जन्म प्रभावित करते हैं, किंतु रुग्णता जो है वो प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इस पर नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.46%, 20.09%, 22.19% या 18.69%। तो इसका राइट आंसर होगा 20.09% रही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% थी, जबकि देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि दर क्रम से 19.31 तथा 21.23% रही। ध्यातव्य है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें उन दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की या आने वाले जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा एग्जाम होने वाले हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड मेयो के या लॉर्ड रिपन के। तो देखिए यहाँ पे जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम गणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं बात करूं नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई थी तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना जो शुरू हुई थी 1881 में। बात करें प्रथम जनगणना की तो ये 1872 में हुई थी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, और जबकि नियमित जनगणना की यदि बात करें तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और ये प्रारंभ हुई थी सन 1881 से। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में 6 जनगणनाएं संपन्न हो चुकी थी, जबकि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो यहाँ से भी देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 2011 की जनगणना है वो कौन से नंबर की है? तो 15वें नंबर की वो जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की जो है वो 7वें नंबर की ये जनगणना है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? लगभग 19%, लगभग 18%, लगभग 17% या लगभग 16%। तो उत्तर प्रदेश में कितना रहता है? तो लगभग 16% रहता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या का 16.49% उत्तर प्रदेश में रहता है, जबकि 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों जारी किए गए। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या का 16.50% उत्तर प्रदेश में रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 20.09%। ये प्रश्न हमने ऊपर पढ़ लिया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना 2045 तक, 2050 तक, 2040 तक या 2035 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2045 तक। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना 2045 तक। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के प्रश्न और ये प्रश्न अंतिम था। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की थी। नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया गया है। जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने की बात कही गई है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से के अनुरूप हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं, आगे की वीडियो आपसे ना छूटे, मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दोस्तों इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।